प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉक्टिक भस्म के बारे में पढ़ेंगे। शॉक्टिक भस्म बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने केवल सेकेंड ईयर में पढ़ा है, ये सुधा वर्ग में है, लेकिन इसका यूज नहीं किया है। प्रवाल पंचामृत में शॉक्टिक होता है, लेकिन इंडिविजुअली शॉक्टिक भस्म का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और इसका कितना बढ़िया फायदा होता है, इस पर हम आज लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपने अपने मत, अपना अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और हम लोग कैसे हैं कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, कब कौन सी किस तरह के व्याधि के पेशेंट आ जाए हमें पता नहीं है, तो हमारी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कि जंग के मैदान में कब कहाँ से कौन अटैक कर दे, पाकिस्तान कर दे, चाइना कर दे, हमें पता नहीं रहता। तो तैयारी रहेगा तभी तो हम युद्ध कर सकते हैं। उसी तरह से हर डॉक्टर को हर समय पढ़ाई करते रहना चाहिए। और जितना हम वैरायटी ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना हम और ज्यादा चिकित्सा में सफल होते हैं। केवल आप 4-5 दवाई से ट्रीटमेंट देंगे तो वो तो एलोपैथी जैसा हो गया कि 5 एंटीबायोटिक, 5 एंटीपायरेटिक, 5 पेन किलर, और नहीं तो फिर ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। हमारा आयुर्वेद इतना वास्ट है तो हमें पढ़ना चाहिए। अब हम शॉक्टिक भस्म के बारे में पढ़ेंगे तो यह रस चंडांशु नाम का जो ग्रंथ है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और इसमें बताया कि शॉक्टिक जो मतलब शिंपले रहते हैं ना, वो लेना है। वो शॉक्टिक आप लोगों को मालूम है समुद्र में मिलता है। और इसमें फिर नींबू का रस चाहिए, लेमन जूस बहुत ज्यादा, और कांजी भी बहुत चाहिए, और पानी भी बहुत चाहिए। सबसे पहले जो सीप होता है या शॉक्टिक होता है उसको अच्छे से धो देना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस करने हैं। फिर वे टुकड़े जो है ना एक कपड़े में बांध देना है। फिर क्या करना है कि उसको एक पोटली की तरह बना देना है। और वह पोटली जो है जिसमें पूरा सीप भरा हुआ है, वो नींबू का रस पूरा डूब जाए इतना में डुबा के रखना है। और फिर कांजी में डालना है। उसके बाद क्या करना है कि बहुत देर तक डुबा के रखना है, 2-3 घंटे तक डुबा के रखना है नींबू के रस में, फिर कांजी में। उसके बाद में क्या करना है कि उसको नींबू का रस और कांजी दोनों मिला देना है। और फिर नीचे से मध्यम आंच में, मध्यम अग्नि में उसको उष्णता देना है। फिर ऐसे करते करते फिर क्या करना है कि जब हमने नींबू का रस और कांजी मिक्स करके और उसकी उष्णता दी, जैसे दोला यंत्र विधि में देते हैं, 3 घंटा तक हमें उष्णता देना है। उसके बाद उसको निकालना है और जितने भी सीप है उसको गर्म पानी से धो देना है। धोने के बाद उसको सुखा देना है। उसके बाद में क्या करना है कि ये सीप जो है ना सराव संपुट में डालना है और इसको लघु पुट देना है। और इतना पुट देना है कि वो भस्म हो जाए। इस तरह से यह बिना ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म, बिना नॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो भस्म तैयार हो जाता है, ये हम लोग भस्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम लोग कर रहे हैं तो ये जो हमारा पोटली है ना वो पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए नींबू के रस में। मतलब इतना ज्यादा मात्रा में नींबू का रस लेना है और कांच इसमें डूबा हुआ रहे, तभी हम उष्णता देंगे तो ज्यादा सफल रहेगा। अब शॉक्तिक भस्म जो है, जितने भी सुधा कल्प हैं, यह हालांकि क्षारीय द्रव्य हैं, मतलब क्षार धर्मयुक्त रहते हैं, अल्कलाइन रहते हैं, लेकिन इनको हमने उसकी क्षारीयता को बैलेंस करने के लिए नींबू रस और कांजी का रस इसमें हमने डाल के रखा और बाद में इसका भस्म बनाया। तो यह उत्तम पित्त नाशक है। भले वो क्षार है लेकिन उसमें ऐसा प्रक्रिया कर दिया गया है, संस्कार करने की वजह से पित्त का शमन करता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग के बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। आप लोगों ने मॉडर्न में भी पढ़ा होगा साइंस में कि कैल्शियम चैनल रहते हैं बहुत ज्यादा, और मसल्स में भी कैल्शियम चाहिए, बोन्स के लिए भी कैल्शियम चाहिए। तो यह रस धातु पे, रक्त धातु पे, मांस धातु पे, अस्थि धातु पे इसका विशेष कार्य होता है। जो मॉडर्न का साइंस है वो भी यही बोलता है कि रस ब्लड में भी एक चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन के लिए भी चाहिए, मसल्स के लिए भी चाहिए, और स्ट्रैटेड मसल्स, नॉन स्ट्रैटेड मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स, उसमें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो गाइटन का बुक है फिजियोलॉजी का, उसमें बताया है कि कैल्शियम का कितना ज्यादा महत्व रहता है। तो इसी तरह से अस्थि धातु पे भी इसका महत्व है, रक्त धातु पे भी है, रस धातु पे भी है। और इसका जो कार्य है वो शकृत पे, शक्ति भस्म का कार्य, क्योंकि ये पुरीश्व स्त्रोतस में बहुत अच्छा काम करता है, पक्वाशय में बहुत अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है कि यह एब्सॉर्प्शन को बहुत अच्छा करता है। बहुत सारे हमारे लोग रहते हैं ना आयुर्वेद के चिकित्सक, वह ऐसी दवाइयां खोजते रहते हैं कि हम जो भी दवाई दें, कोई भी हम
ऐसा दवाई दें कि हमारा पेशेंट का एब्सॉर्प्शन अच्छा हो, मेडिसिन का भी एब्सॉर्प्शन हो, खाने का भी एब्सॉर्प्शन हो। खाना खा रहे हैं, ठीक है, अग्नि बढ़ा दिया, लेकिन वो एस्टिमुलेट होना, एब्सॉर्प्शन होना, उस वो अच्छा होना चाहिए। तो ये शौक्तिक भस्म में शौक्तिक और कपर्दिका भस्म, ये दोनों ऐसे भस्म हैं जो एब्सॉर्प्शन को अच्छा करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसीलिए ये शकृत पे अच्छा काम करता है, मूत्र पे अच्छा काम करता है, और ये आमाशय पे अच्छा काम करता है। इसका इफेक्ट यकृत प्लीहा ग्रहणी पे होता है। और शौक्तिक भस्म का प्रयोग क्षार है तो ये कफ को भी निकलता है ना, तो इसीलिए प्राणव स्त्रोतस, अन्न स्त्रोतस, अन्न स्त्रोतस में पित्त के जितने भी विकार है, डियोडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अम्ल पित्त परिणाम शूल, अंध्रव शूल, सभी में और ये दीपन पाचन भी है। तो अन्न स्त्रोतस पे, रसव स्त्रोतस पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। और ये सामावस्था निरामावस्था दोनों में किया जाता है। और ये अग्नि को बैलेंस करता है। ये बहुत ज्यादा दीपन करने वाला द्रव्य नहीं है, जिस जैसे शुंठी, पिपली, मरीच और त्रिकटु, पंचकोल है, उतना नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अग्नि को ठीक कर देता है। दूसरा है कि शंख भस्म की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सौम्य है शंख की अपेक्षा, और अम्ल पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। जो परिणामशूल है, खाना खाने के बाद जो दर्द होता है, उसमें बहुत बढ़िया काम होता है। हर तरह के अल्सरेशन जो होते हैं या गैस्ट्राइटिस जो होता है पेट में, उसमें ये अच्छा काम करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अच्छा काम करता है। क्रॉन्स डिजीज में अच्छा काम होता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है। और उसमें जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में खाया पिया पचता नहीं है, रक्तज प्रवाहिका की कंडीशन रहती है कि खून के साथ बार बार वो मोशन को जाते हैं पेशेंट। तो अगर शौक्तिक भस्म का प्रयोग कर दिया जाए बाकी द्रव्यों के साथ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस को एक तरह से कुष्ठ रोग बोला जाता है, इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग, और रक्तज प्रवाहिका भी रहती है, ग्रहणी रोग, संग्रहणी भी रहता है, पक्वाशयगत वात भी रहता है, वहां पे एब्सॉर्प्शन होना और हीलिंग होना बहुत जरूरी है। तो यह शौक्तिक भस्म हीलिंग भी करता है, एब्सॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। रस वीर्य विपाक देखेंगे तो एक कटु रसात्मक होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, और मधुर विपाकी होता है। यह पृथ्वी तत्व का शरण करता है, मतलब जो आप तत्व है, आप सॉरी आम दोष है, उसको ये पूरी तरह से पचा देगा। तो पृथ्वी तत्व का शरण करता है, आप तत्व का वर्धन करता है, और तेज तत्व का शरण करके वायु का अनुलोमन करता है, और आकाश तत्व का वर्धन करता है। मतलब एक तरह से घुमा फिरा के आम का पचन करता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसको अगर देखें तो ये पित्ताती सार की सबसे बेस्ट दवाई है। जो लूज मोशन में बहुत ज्यादा पित्त हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, उसमें पित्ताती सार में देते हैं, तो ये एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। परिकर्तिका जो होता है फिशर, उसमें ये हीलिंग करता है। तो परिकर्तिका में आंवले का मुरब्बा के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये पूरी तरह से हील कर देता है। आप ऊपर से मतलब एक्सटर्नली आप जाते तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, और पिचू रखिए, गुद पिचू रखिए, लेकिन अगर इंटरनली देना है तो शौक्तिक भस्म का प्रयोग आंवला के मुरब्बा के साथ करने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर अजीर्ण हुआ है, खाना पच नहीं रहा, और गले में बहुत जल ऐसे आग हो रही है, बर्निंग हो रहा है, या छाती में उरोदाह हो रहा है अजीर्ण की अवस्था में, बहुत मिर्ची मसाला रात को खा लिया है, या किसी ने अल्कोहल पिया है, या विदाही अन्न खाया है, बहुत ज्यादा अजीर्ण भी हुआ है, तो शौक्तिक भस्म खिला दिया। तो जैसे मॉडर्न वाले इनो वगैरह देते हैं, एंटासिड देते हैं, तो आयुर्वेद का ये सबसे बेस्ट। लेकिन इसमें ये भी है कि ये पाचन कार्य भी करता है, दीपन भी काम करता है, और जो अम्लता बढ़ी है पित्त की, खट्टापन बढ़ा है, ये क्षार द्रव्य है, तो ये अम्लता को बैलेंस कर देता है। तो इसकी मात्रा जो है वो 2 रत्ती से 4 रत्ती तक, 250 mgm से 500 mgm तक सुबह शाम देना पड़ता है। इसका कोई गोली नहीं आता है, यह शक्ति भस्म पाउडर फॉर्म में ही मिलता है। इसके कल्प आते हैं प्रवाल पंचामृत, लेकिन यह प्रयोग हम लोग शौक्तिक भस्म केवल प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसको रोगों के हिसाब से गर्म पानी के साथ देते हैं, या नींबू के पानी के साथ देते हैं, या फिर गोरख चिंचावलेह करके आता है, एक अवलेह आता है, जो गोरखपुर साइड में इमली का पेड़ होता है, वो गोरख चिंच बोलते हैं, उसके अवलेह के साथ अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये खाने के बाद देते हैं, और जितना ज्यादा देना है वो हम पित्त का कितना है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सरेशन है, उस हिसाब से कम ज्यादा डोज दिया जाता है। और इसका एक साइड इफेक्ट है, निषेध, कॉन्ट्राइंडिकेशन, हर चीज मालूम होना चाहिए। इसका कंटिन्यू यूज हमेशा वर्ज्य बोला है, क्योंकि पिपली, क्षार और लवण, इसका अति मात्रा में सेवन वर्ज्य बोला है हमारे चरक संहिता के विमान स्थान में। तो शौक्तिक भस्म जो है ये लॉन्ग टर्म यूज करने वाली दवाई नहीं है। जब तक बीमारी है तब तक यूज करें, जब बीमारी ठीक हो जाए तो इसको बंद कर दें। अगर आपको देना ही है कैल्शियम का सप्लीमेंट, तो प्रवाल पंचामृत दीजिए, जिसमें गोदुग्ध की भावना है, वह हम कंटिन्यू दे सकते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में। लेकिन इसको कैल्शियम सप्लीमेंट या अम्ल पित्त की दवाई के लिए
आप 3 महीने से ज्यादा नहीं चलाना, अगर देना है 3 महीना दे के फिर 1 महीना ब्रेक करके फिर दे सकते हैं, इसको ज्यादा नहीं देना है। हमेशा कंटिन्यू सेवन है वो वर्जिबल है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि क्षार का सेवन अगर ज्यादा किया जाए तो बॉडी में पित्त की दुष्टि करता है और इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसका मेन कार्य क्या होता है, तो पित्त का शमन करना। जो अम्ल पित्त बढ़ा हुआ है, अम्ल धर्मी अम्ल पित्त जो है, जहाँ पे द्रव गुण से और अम्ल गुण से पित्त बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और ढकार बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा ये हिकअप्स आ रहे हैं, बहुत हिक्का आ रहा है, फिर नौशिया फील हो रहा है, हुरलास हो रहा है, पेट फूल रहा है बहुत ज्यादा, पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, और बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा जो ढकार आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे कि विदग्धा जीर्ण या विष्टब्धा जीर्ण में जो ढकार आती है, कितना बेकार होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर अन्न आगे सरक नहीं रहा, मतलब पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमारा एनल एरिया खुलता ही नहीं है, हमारा खाया पिया पचता ही नहीं है 2-2 3-3 दिन तक, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन का वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसमें यह शॉक्तिक भस्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी अच्छा कर देता है, एब्सॉर्प्शन को भी अच्छा कर देता है, और जिनको उल्टी की भावना हो रही है ऐसे में बहुत अच्छा काम होता है। और शॉक्तिक भस्म 10 साल 20 साल 30 साल जितना पुराना रहे उतना यह फायदा करता है, लेकिन यह है कि यह अच्छे से बनाया हुआ होना चाहिए। शौक्तिक भस्म के बारे में रस चंडांशु में क्या बताया है कि सुक्ति ही कटु स्निग्धा श्वास हृद्रोगहारिणी शूल प्रश्मनी रुच्या मधुरा दीपना परा। मतलब यह कटु है, स्निग्ध है, श्वास और दूसरे द्रव्यों से स्निग्ध है, श्वास रोग में हृदरोग में बहुत अच्छा काम करती है, पेट दर्द में शूल प्रश्मनी, रुचिया मतलब रुचि उत्पन्न करती है और दीपन का कार्य करती है, और विष दोष हरा, अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी एसिड बहुत बढ़ गया, विष वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें अच्छा काम करती है, गुल्म में अच्छा काम करती है और बल प्रदान करती है। शौक्तिक भस्म जो है, या अगर अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ी है तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एसिड प्लस अल्कली मतलब वो सॉल्ट बनता है। आयुर्वेद में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अम्लता बढ़ी है और उसमें क्षार द्रव्य दे तो स्वादुता उत्पन्न होता है, मतलब ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। और अम्ल पित्त में अच्छा काम करती है, पित्त जन्य शूल परिणाम शूल अंध्रवाक्य शूल में ये पित्त की तीव्रता और अम्लता को बैलेंस कर देती है। और अम्ल पित्त अगर है तो शौक्तिक भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। विदग्धा जीर्ण जब रहता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 अवस्था पाक रहते हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। तो अगर मधुर अवस्था पाक विकृत हुआ तो आमा जीर्ण होता है, अगर अम्ल अवस्था पाक विकृत हुआ तो विदग्धा जीर्ण होता है, अगर कटु अवस्था पाक विकृत हुआ तो विष्टब्धा जीर्ण होता है। तो जो मध्य मध्य वाला अम्ल अवस्था पाक अगर विकृत हुआ और विदग्धा जीर्ण हो गया और खट्टा ढकार रहे, कच्चा कच्चा ढकार आ रहे और गले में जल रहे, छाती में जल रहे, तो शंख की अपेक्षा शौक्तिक भस्म देने से ज्यादा फायदा होता है। रस शेषा जीर्ण की अवस्था रहे और क्रॉनिक स्टेज रहे और नाजुक प्रकृति वाले हैं तो उनको शौक्तिक भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पित्तातिसार में अतिसार बहुत जोर से आ रहा होता है, बार बार शौच को जाना पड़ता है, और लूज मोशन का जो कलर है वो पीला होता है, फिर ब्लूइश होता है, वॉयलेट कलर का होता है या ब्राउनिश होता है, या फिर उसमें बार बार जाना पड़ता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, बहुत ज्यादा चक्कर आता है और उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा होता है, ऐसा पित्तातिसार होता है। या फिर गुद भाग में बार बार जाने से वहां पे परिकर्ती का ऐसे छिल गए ऐसे हो जाता है, और वहां पे दाने दाने भी आ जाते हैं, गुद दाग भी होता है, गुद पाक भी होता है, और गुद के एरिया में छोटे छोटे दाने दाने भी हो जाते हैं। तो दाड़िम के रस के साथ में दाड़िम के रस के साथ में, या फिर दाड़िम मतलब अनार के रस के साथ, या दाड़िमा वाले के साथ, या आंवले के मुरब्बा के साथ, या गुलकंद के साथ अगर मौक्तिक भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त जन्य जो छर्दी होता है, जो पित्त वाली उल्टी होती है, उसमें बहुत ज्यादा पित्त निकलता है, उसमें पीला रंग का, हरे रंग का, और तिक्त रसात्मक या कटु रसात्मक, ऐसा तीखा या कड़वा और जलने वाला पित्त निकलता है बार बार। बहुत सारे पेशेंट को ऐसे हाइपर एसिडिटी होती है कि उंगली डाल के उल्टी करने के बाद ही उनको अच्छा लगता है, ऐसे में, और आंखों के आगे अंधेरा छाता है, उसके बाद में बर्निंग होता है, चक्कर आता है बहुत ज्यादा। तो पित्त जन्य जो छर्दी होता है उसमें शौक्तिक भस्म का प्रयोग करने से वो पित्त का पूरी तरह से पाचन कर देता है, पेट में एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, और ये एकदम बेस्ट एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से शौक्तिक भस्म का प्रयोग पित्तज गुल्म में करते हैं,
इसी तरह से पित्त ज्वर, जिसको तृष्णा रोग है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, आंखों में बहुत ज्यादा रेडनेस है और अन्न का पचन नहीं हो रहा है, कोष्ठ में बहुत ज्यादा शूल हो रहा है, गुल्म है और गुल्म में व्रण की तरह पूरा स्पर्शा सहत्व है, उसमें शौक्तिक भस्म का प्रयोग करने से, क्योंकि वह गुल्म जो रहता है, जो पित्तजन्य गुल्म रहते हैं, उसमें अष्ठिला की तरह, विद्रदी की तरह बहुत ज्यादा पेन होता है, उसमें मांस आदि की वृद्धि होकर वो तकलीफदायक होता है। वहां पे उष्णता तीक्ष्णता को कम करना है और वायु का अनुलोमन करना है, पित्त को शमन करना, अम्लता और तीक्ष्णता और द्रवता को बैलेंस करना है, वहां पे शौक्तिक भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त गुल्म बताए, स्त्रियों को रक्त गुल्म होता है, ऐसा चरक संहिता में भी बताया है, उसमें पित्ताधिक्य बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत ज्यादा सरदर्द भी होता है, मूत्र कृच्छता होती है, यूरिन अच्छे से नहीं हो पाता है, या फिर दांत से खून आता है, रक्तस्राव होता है और योनि भाग से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, जहां पे रक्त गुल्म होता है, उसमें भी शौक्तिक भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शौक्तिक भस्म जो है वो कोष्ठगत वात को शमन करता है, वायु को बैलेंस करता है, दीपन पाचन कार्य करता है, और कभी कभी हृदय के पास भी ऐसा लगता है कि वायु अटक गया है, गुब्बारा की तरह फूल गया है, बहुत ज्यादा हृदय के टाइम पे पेन होता है, ऐसा उदावर्त जैसे होने लगता है, और बहुत ज्यादा जलन जैसी होती है, हाथ पैर में चीटियां काट रही है, से टिंगलिंग होने लगता है, ठंडापन, ऐसे हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं, ऐसे, और ढकार बहुत ज्यादा आती है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहती है। जब कोष्ठगत वात के आप सिम्टम पढ़े चरक संहिता में बताया, उसमें हृदय की तरफ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जलन हो रही है, हाथों में टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, नमनेस भी हो रहा है, टिंगलिंग भी हो रहा है, और ठंडापन लग रहा है, उसमें शंख कपर्दी की अपेक्षा शौक्तिक भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह शौक्तिक भस्म जो है वो विशेष रूप से अरुचि में काम करता है, और मुंह में जो टेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा अश्रद्धा अनन्ना भी लग, कल शशि मैम बता रही थी ना कि खाना देखते ही मन नहीं कर रहा, अगर ये शौक्तिक भस्म को अगर लेंगी ना गुलकंद के साथ, तो इनका अरुचि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जीभ में जो बोधक कफ का कोटिंग रहता है, आम का कोटिंग अलग रहता है, बोधक कफ विकृत होने से वो कोटिंग अलग होता है, तो उसमें अगर शौक्तिक भस्म का प्रयोग करें, चूस चूस के लें, तो यह मुंह का स्वाद को अच्छा करता है, क्योंकि थोड़ा क्षारीय है, तो आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, कफ को क्लेद को पूरी तरह से निकाल देगा और जीभ को स्वच्छ कर देगा। किसी किसी को मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, मुंह जो है वो बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, नमकीन लगता है, खट्टा हो जाता है, या फिर तीखा हो जाता है मुंह में, तिक्तास्यता, कटुकास्यता, लवणास्यता, कषायस्यता, ऐसा जब रहता है, या मुंह से बहुत गर्म गर्म वाफ निकल रही है, ऐसा फील होता है, इन सब में शौक्तिक भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह पित्त दोष को शमन करता है, किंचित कफ दोष को भी बैलेंस करता है, जैसे कि मैंने बोधक कफ के बारे में बताया। उसी तरह से जहां क्लेदक कफ कम हो गया है और वहां पे अल्सरेशन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया है आमाशय के उधर, तो वहां पर ये कफ को बैलेंस कर देता है और वहां पे हीलिंग भी कर देता है। और रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, अस्थि धातु पे बहुत अच्छा काम करता है, आमाशय पे इसका काम अच्छा होता है, यकृत, प्लीहा और ग्रहणी पे इसका काम बहुत अच्छा होता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या अनुभव है। मैंने अपनी तरफ से बता दिया। डॉक्टर शशि मैम, डॉक्टर कंचन मैम, आप लोग बताइए, आप लोगों ने यूज किया है शक्ति भस्म का। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। सर। हाँ, एक बोलिए मिनट मैम। कंचन मैम को बोलने दीजिए, पहले तो कंचन क्या मैम रखेंगे बताइए। सर? सर मैंने ना 2 रत्ती या 4 रत्ती, पहले कंचन मैम का सुनिए फिर बताता हूँ। हाँ सर। प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने, और मैं इसका काफी यूज करती हूँ। जैसे मैंने अन्न द्रव शूल में, परिणाम शूल में भी इसका यूज किया है। कोलाइटिस के पेशेंट चलते हैं तो उनमें भी मैंने इसको काफी यूज किया है। उधर शूल भी हो तो हम इसे दे सकते हैं। और जैसे कि पित्त का संबंध, जहाँ जैसे हम अम्ल पित्त भी बोलेंगे, तो ऊर्ध्वक हो या अधोग हो, तो यहाँ वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने भी इसको गुलकंद के साथ और मुरब्बा, आंवला मुरब्बा के साथ यूज किया है। एक मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि एक पेशेंट ने, मतलब भस्म जो होते हैं मोस्टली हम अनुपान के साथ ही देते हैं, और कभी कभी हम बोलने के बाद भी वो पेशेंट सुनता नहीं है, तो वैसे ही हुआ था कि मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था पूरा, पर उसने वो डायरेक्ट मुंह में डाल दिया था, जैसे टंग पे डाल दिया था डायरेक्ट, और उसको फिर सॉलो किया था वाटर के साथ। तो उसको टंग में थोड़े से कट्स आ गए थे, फिशर टाइप।
और फिर नेक्स्ट डे वो वैसे ही आया। मैंने स्पेशली लिखा था कि जो भी अनुपान होगा उसके उसमें घोल के या फिर उसके साथ वो चाट के लेना है। तो ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि मतलब जो शोक्तिक भस्म आपने समझाया उसको अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली मुँह में अगर पेशेंट डालता है तो वहाँ पे मुझे 2-3 पेशेंट में ऐसी कंप्लेंट आई थी। तो मैंने ध्यान रखा था कि स्पेशली बोलूँ मैं कि हमेशा पेशेंट को इसको घोल के ही लेना है। एक तो आप दूध के साथ भी ले रहे हो या फिर गुलकंद में घोल के लेना है। तो तब से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई फिर। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। और बहुत सौम्य होता है। जैसे आपने सही बताया कि शंख भस्म के मुकाबले ये काफ़ी सौम्य होता है और जो पित्त प्रकृति वाले पेशेंट होते हैं उनमें हम इज़िली दे सकते हैं। मतलब कि शंख भस्म का थोड़ा-सा ये रहता है कि थोड़ा तीक्ष्ण और उष्ण होने की वज़ह से हम यहाँ पित्त प्रकृति में अगर मुक्त शुक्ति भस्म यूज़ करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। जी सर। और ये एक तरह से मूलतः क्षारीय द्रव्य है, तो आप जीभ पे रख के ऐसे चूसेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। इसलिए जी। कभी भी इसको गुलकंद के साथ या फिर घी के साथ या किसी के साथ चाहिए, नहीं तो जीभ को सच में ये छील देता है, पूरा काट देता है। जी क्षारीय सर। द्रव्य है ना। ये भी मतलब कि मुझे तो पेशेंट ने सिखाया था ये। एक्चुअली मैंने उसको बोला भी था कि ये घोल के लेना है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था कि ये थोड़ा उष्ण और तीक्ष्ण है, पर वो पेशेंट ने ही मुझे सिखाया था कि अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। पर फिर भी बहुत बार हम बोलते हैं ना तो पेशेंट सुनते नहीं है, तो उन पेशेंट में दिखता है परसर कि एकदम मतलब नेक्स्ट डे थर्ड डे पेशेंट आ ही जाता है कि मैम ये पूरा छिल गया है मेरा मुँह, ऐसे करके आता ही है पेशेंट। जी सर। जी, और दूसरा बात है कि अर्क दूध भावित जो प्रवाल पंचामृत होता है, जो दूध पापेश्वर कंपनियां जो बनाती हैं, जो गोदुग्ध भावित नहीं है, वो भी चूस के लिया ना जीभ में ऐसे कट जाता है, छाले छाले हो जाते हैं। आप लोग देखिएगा, जो गोदुग्ध भावित है प्रवाल पंचामृत वो बेस्ट है। अर्क दूध भावित है वो जीभ में कट करता है, फिर अल्सरेशन हो जाता है, ओरल अल्सर। बाकी शशि मैम आप बताएंगी कुछ, आपका अनुभव है शौक्तिक भस्म का? शशि मैम सुन पा रही हैं? शशि मैम का आवाज नहीं आ रहा। अर्चना मैम कुछ बोलेंगी आप? किसी और का कुछ है एक्सपीरियंस तो बताइए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो कोई लोग बोल ही नहीं रहे हैं आज। अर्चना मैम, शशि मैम, अर्शिया मैम, शौक्तिक भस्म का यूज किया है आप लोगों ने सिंगल? नहीं सर, मैंने प्रवर पंचामृत ही किया है सर, नहीं किया है यूज। प्रवाल पंचामृत का क्या रिजल्ट आता है बताइए ना, कौन सी अवस्था में दिया आपने? अच्छा आता है सर। मैं तो हमेशा यूज करती हूँ प्रवर पंचामृत सर, अच्छा तो आता है। अमावस्था में कि निरामावस्था में? सर मैं शाम पित्त में? ऐसे शाम पित्त में भी देती हूँ सर, और निराम में भी दिया है सर, और कैल्शियम का जहाँ पे मतलब जरूरत होता है वहाँ पे भी यूज किया है बहुत बार प्रवर पंचामृत। जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताना। कैल्शियम डिफिशियंसी भी कम करता है, अच्छा रिजल्ट है सर इसका। जी, बाकी शॉर्ट में थैंक यू मैम। मंदाकिनी मैम आपने यूज किया है क्या? आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये पेट में एब्सॉर्प्शन को अच्छा करता है? नहीं सर, मैंने यूज नहीं किया। इनका खाना पचता नहीं है और खाना अच्छे से बॉडी को लगता नहीं है, वहाँ कपर्दी का सॉरी शक्तिक भस्म का प्रयोग करिए, कपर्दी का, ये दोनों बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ बताना है? विनीता मैम बताइए। प्रणाम सर, प्रणाम सर, मैंने यूज किया है इसको हाइपर एसिडिटी में, जीआरडी का एक पेशेंट था उसमें यूज किया है, बाकी कॉम्बिनेशन के साथ। तो कैसा रिजल्ट आता है, कितना मात्रा में दिया था? सर अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने तो एक रत्ती, मतलब कॉम्बिनेशन में दिया था, तो एक रत्ती ये और मुक्ता पिष्टी और इस तरह से बना के दिया था। जी, अच्छा तो रिजल्ट साथ है में, ना? जी सर, स्वर्ण गैरिक भी दिया था साथ में, प्रवाल भी दिया था। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में बना के दिया था तो अच्छा रिजल्ट था सर। जी, थैंक यू ठीक सर। है। यहाँ पर जो आयुष दर्पण पे लेक्चर्स होते हैं ना, इसका उद्देश्य ये है कि आप लोग को मोटिवेट किया जाए कि आप लोग ये भी यूज करिए, ये भी यूज करिए, ये भी यूज करिए। मतलब हर तरह का दवाई आप लोग को मालूम होना चाहिए। जी, ठीक है। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, डॉक्टर श्वेता जी, कुछ यूज किया है आप लोगों ने, कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर सुनील कुमार जी, सुनीता मैम, अर्शिया मैम, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अगर नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं, आप लोग यूज करिएगा। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपका तबीयत कैसा है आज? शशि मैम आज हैं आप?
सर मैम हाँ जी सर, अभी बोलिए सर। सब अभी कैसी नहीं, तबीयत है मैम? अभी उतने ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज भी लंघन किया आपने? हाँ जी सर। ठीक है, फिर आप ठीक होने के बाद बात करिएगा। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर अर्शिया मैम, आपने यूज किया है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रॉन्स डिजीज में, या अल्सर में, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अम्ल पित्त में? नहीं किया? ठीक है, आप लोग करिएगा। नहीं और सर, नहीं एक किया ना? पूछना है कि वो मुक्ता शुक्ति और ये एक ही होता है क्या, शौक्तिक भस्म? मुक्ता शुक्ति तो मोती को बोलते हैं ना शायद। मोती का जो ऊपर का अच्छा कवरिंग होता है उसको मुक्ता शुक्ति बोलते हैं, है ना? अच्छा। और सर हाँ सर शिम्पले एक ही शिम्पले में ही एक ही मोती होता है होते हैं ना सर। सर? शिम्पला होता है ना ऊपर का, उसमें ही मोती होते हैं। तो मुक्ता शुक्ति का मतलब मुक, ही शिम्पला होगा। एक ही होता है सर। मुक्ता शुक्ति मतलब मोती जिसके अंदर का होता है ऊपर वो का सब कवच है, उसके ऊपर उसके का। ऊपर की कवरिंग यानी कि सीपी, और शौक्तिक भी वही होता है। तो आई थिंक एक ही होता है सर। मेरे पास है सर, लेकिन वो ऐसे खेलने के लिए लाए थे बच्चे ने। मुक्ता शुक्ति और शौक्तिक एक ही होता है। मोती जो है ना, मोती अलग होता है। अच्छा, ओके, मुक्ता थैंक भस्म यू। मुक्ता पिष्टी अलग होती है, और मुक्ता शुक्ति भस्म अलग होती है। मुक्ता शुक्ति भस्म सीपी की होती है, जिसके अंदर मतलब मोती बनता है, और वही हाँ शौक्तिक भी होता है। और हाँ कपर्दिका तो ओके ओके। कौड़ी होता है, वो कपर्दिका तो कपर्दिका अलग ही होता है। कौड़ी होता है सर। जब पहले तो जमाने में जिसको कौड़ी बोलते हैं ना, कौड़ी के भाव बिकना, मतलब उसको एक यूज करते थे एक करेंसी की तरह, तो वो वाली कौड़ी। बच्चे और खेलते भी हैं उससे कई बार। यहाँ तो जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, वासुदेव बन के घूमते हैं, बोले उसकी माला लगा के ऐसे घूमते हैं वो महाराष्ट्र में। वो अरे अलग सर, ये तरह का। हम लोगों की चुन्नियों में भी लगता है शुक्ता। हम लोग हाँ अपने मैम, कपड़ों में भी लगाते हैं। कुछ वैसे जैसे जो होती हैं जनजातियां होती हैं, वो इसके मतलब ऑर्नामेंट गहने वगैरह बना के भी पहनते हैं। अच्छा, देखिए समुद्र हमारे कितना आयुर्वेद भी में, बहुत मिलता है ये, हाँ, बहुत आयुर्वेद में सारे। क्या क्या चीज का यूज किया है मेडिसिन के रूप में? गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। हाँ हाँ, सर मुझे प्रणाम ये सर। पूछना था कि जो डायबिटिक हैं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है खाना पचाने में, अरुचि में, उनको किसके साथ इसका अनुपान क्या रहेगा उसके, अगर डायबिटिक हैं तो? हाँ, तो आंवले का रस के साथ दे सकते हैं। आंवले आंवला के का रस, साथ? आंवला के चूर्ण के साथ। आंवला भी ऐसे भी अम्ल पित्त के लिए बहुत बेस्ट है, आंवला का चूर्ण या आंवला हरित की चूर्ण दे पत्ती। सकते हैं ना, आंवला चूर्ण अगर ताजा कई बार हाँ नहीं मिलता है तो? थैंक हाँ, यू सर। ठीक है, थैंक यू। या फिर शतावरी चूर्ण के साथ दे सकते हैं। मधुर तिक्त कषाय रसात्मक रस पाचक के साथ दे सकते हैं, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों के साथ। लेकिन ये है कि एब्सॉर्प्शन को अच्छा करता है, और कपर्दिका तो और भी अच्छा काम करता है, एब्सॉर्प्शन को और अच्छा करता है पेट में, पेरिस्टाल्टिक को और अच्छा करता है वो। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी हम लोग 8:15 पे मिलेंगे, और आप लोग टेंशन मत लीजिए कि आप लोगों ने यूज नहीं किया, आप लोग यूज करिए और हमें भी बताइएगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक हाँ, यू सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सेशन बंद कर रहा हूँ।